हेलो दोस्तों, मैं नाज़नीन और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नाज क्लासेस में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस बुक सेकंड, यानी कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट को। दोस्तों, आगे चलने से पहले प्लीज़ आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस लेसन का जो पहला लेसन है हमारा, उस लेसन का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र को बिल्ड करने में, एक नेशन को बिल्ड करने के टाइम पे हमें क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानियाँ हमें उठानी पड़ी, उसके बारे में हम जानेंगे। आपको ये भी पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, है ना। तो क्या कहते हैं कि इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 15 अगस्त 1947। द फर्स्ट स्पीच ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एट द आवर of midnight on 14-15 August 1947 was known as famous Tryst with Destiny speech while addressing a special session of the Constituent Assembly। क्या कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा को संबोधित किया। और उस जो संबोधित किया, वहाँ पर जो उन्होंने अपना भाषण दिया, उस भाषण को कहा जाता है ट्रिस्टी विद डेस्टिनी, यानी कि भाग्य वधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट। डेस्टिनी हमारी डेस्टिनी मतलब हमारा सपना था, हर एक भारतीय नागरिक का, जो पिछले 200 साल से इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ और शहादत दे रहे थे, उसका हमें परिणाम मिला था। और हम 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, हमें आज़ादी मिली। तो हमारी भाग्यवधु, यानी कि आज़ादी को भाग्यवधु का उन्होंने नाम दिया, यही हमारी डेस्टिनी थी और हमें वो प्राप्त हुई। India was born in very difficult circumstances. Perhaps no other country by then was born in a more difficult situation. Freedom came with the partition of the country, unprecedented violence and trauma of displacement. जिन कठिन परिस्थितियों में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, वो शायद अब तक दुनिया के किसी भी मुल्क में या किसी भी मुल्क को उस तरीके से, किसी भी वतन को उस तरीके से आज़ादी या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई होगी जिस तरीके से हमें प्राप्त हुई। आज़ादी मिली, हम स्वतंत्र हुए, लेकिन उस आज़ादी के पीछे पीछे बंटवारा आया, विस्थापन यानी कि बहुत माइग्रेशन आया, और सबसे ज़्यादा जो हुआ वो था हिंसा, वायलेंस, अभूतपूर्व हिंसा। इस कदर की हिंसा कि आज भी उसके बारे में पढ़ा या सोचा जाता है तो अंदर से रूह कांप जाती है। Immediately after independence, India faced 3 kind of challenges। जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हमें सबसे पहले 3 मुख्य जो चुनौतियाँ थी वो हमारे सामने आके खड़ी हो गई। और द फर्स्ट चैलेंज वाज द शेप नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट accommodative of the diversity exist in the society and the eradication of poverty and unemployment। जो सबसे फर्स्ट और जो इमीडिएटली हमारे सामने जो चुनौती थी वो था राष्ट्र को आकार देना, एक शेप देना, और साथ साथ उसको एकजुट बनाना, है ना। हमारे समाज में क्या था? हमारे समाज में विविधता है, डाइवर्सिटी है, यहाँ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और उन सारी डाइवर्सिटी को पूरी तरीके से समायोजित, यानी कि अपने आप में समा लेना, एक सबको, जैसे कि एक माला है और उसको तोड़ दो तो पूरी मोतियाँ बिखर जाती हैं, है ना।
और फिर उसको पूरा समेट के फिर दोबारा से उन मोतियों को एक माले में पिरोना, यही था हमारे राष्ट्र का आकार देना, नेशन को बनाना, कि विविधता में एकता हमें ढूंढना था, है ना। और साथ साथ जो गरीबी और बेरोज़गारी जो हमें विरासत में मिली थी, उससे भी हमें जूझना था। दूसरी चुनौती क्या थी? द सेकेंड चैलेंज वॉज टू इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना क्या था कि हमारी कंट्री में पहली बार लोकतांत्रिक शासन में कार्य करने जा रहा था। पहली बार लोकतांत्रिक शासन, पहली बार प्रजा का शासन होने जा रहा था, क्योंकि आज तक हम अपना इतिहास उठा के देखें तो हमारे यहाँ न जाने सैकड़ों राजे रजवाड़े, बादशाह, नवाब, पता नहीं क्या क्या, बाद में अंग्रेज़ आके कोई न कोई आकर हमारे ऊपर हुकूमत किया ही किया है। हमारी बात यानी कि आम जनता की बात कभी किसी ने नहीं सुनी, किसी ने ये नहीं पूछा किसी भी कि भाई मतलब आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं। हर राजा ने, हर बादशाह ने बस एक अपना अपना रूल एंड रेगुलेशन लागू कर दिया, उसको अपने रेवेन्यू से, अपने वर्चस्व के अलावा उसको कुछ भी उससे सरोकार नहीं था। हाँ, कुछ राजा बहुत अच्छे थे जिनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी रही हैं जिस टाइम पे, जिसको हम गोल्डन एरा भी कह सकते हैं उस टाइम पीरियड का, जैसे कि सम्राट अशोक, उनका टाइम पीरियड बहुत अच्छा था। हाँ, बेशक वो सारा जीवन उनका युद्ध करने में और अपने राज्य विस्तार करने में लग गया, लेकिन उनके राज्य में एकीकरण दिखता है, अखंड भारत दिखता है। जो आज हमारा भारत है उस तरीके से अखंड भारत दिखता है, मगध से लेके बलूचिस्तान तक और आपको हिमाचल से लेके केरल तक पूरा एकजुट किया था उन्होंने। वहाँ एक ही पॉलिसी चलती थी, अशोक का धम्म, तो वो एकीकरण था। वैसे ही एक और बादशाह हुए, बादशाह अकबर, उस टाइम में भी वो गोल्डन पीरियड रहा। उस टाइम में भी जनता ने काफ़ी मतलब खुश थी जनता अपने बादशाह थे लगभग, है ना। लेकिन फिर भी बाकी जितने भी बादशाह हुए या राजा हुए, क्या वाकई में सब कुछ सही था या राजा केवल अपने लिए जीता था? बाकी तो उसको कुछ भी, जनता, आम जनता जो है, जो किसान है, जो उसके लिए काम कर रही है, उससे तो किसी को कोई सरोकार ही नहीं था। 200 साल की गुलामी झेला हमने, अंग्रेज़ों की गुलामी झेली हमने। तो जो हमारे राजनेता थे, जो उस समय हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने बड़ी ही करीब से हिंदुस्तान को जाना था। और जब उन्होंने बहुत करीब से हिंदुस्तान को जाना, उन्होंने ये जाना कि हिंदुस्तान राजे रजवाड़ों और इसमें नहीं जीता, हिंदुस्तान जीता है उसके असली नागरिकों के बीच में। और असली नागरिक कौन है? असली नागरिक उनकी आम जनता है, जो सही मायने में देश की ही सेवा करती है। तो हमारे लिए लोकतंत्र स्थापित करना, इतने बड़े मतलब प्लेटफॉर्म पे लोकतंत्र को, क्योंकि हम जानते भी नहीं थे उस समय, जो हमारे राजनेता थे इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को लागू करना चाहते थे, और ऐसी स्थिति में जिनका अनुभव किसी भी राष्ट्र निर्माता को नहीं था। जो उस समय जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी लोग थे, उनमें से कोई भी पॉलिटिशियन तो था ही नहीं ना। उस टाइम तक तो कोई भी जो नेता थे, हमारे लीडर्स थे, वो पॉलिटिशियन तो थे ही नहीं। वो तो स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी के परवाने थे, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना। राज, तख्त, सत्ता ये क्या होती है ये तो उन्हें मालूम ही नहीं था, लेकिन फिर भी चलना तो था, बढ़ना तो था, क्योंकि आज़ादी मिल गई थी। अब हमें अपने आप को साबित करना था दुनिया में। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक स्वतंत्र लोकतंत्र को अपनाया। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे स्टडी करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, है ना। जिस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम थी आपको ब्रिटेन में, वहाँ राजतंत्र के साथ साथ प्रजातंत्र भी था, तो वो जो सिस्टम था वो हमारे लीडर्स को उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जनता की भी बात को रखी जा सकती है। तो ऐसा ही चाहिए था कि जहाँ पे जनता सर्वोच्च हो। इसलिए हमारी ये व्यवस्था में भी क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है। मतलब
संसदीय शासन व्यवस्था है, जिससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि लोकतांत्रिक ढांचे के पीछे मतलब एक राजनीतिक मुकाबला भी होना है। अगर लोकतंत्र आता है तो एक राजनीतिक मुकाबला भी शुरू होता है। तो सब कुछ बिल्कुल नया था, डिफरेंट था। और इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र को, इस डेमोक्रेसी को कायम रखने के लिए सर्वहितकारी और सभी के द्वारा मान्यता प्राप्त लोकतांत्रिक संविधान की आवश्यकता थी, जो कि हमने लिखा। आज मतलब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन जो संविधान है, हमें प्राउड होना चाहिए, वो हमारा भारत का संविधान है, जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिसके लिए हमारे इन लीडरों ने, इन नेताओं ने दिन रात मतलब प्रयत्न किया, है ना। और उस तरीके से इतने बड़े जो क्षेत्रफल का जो ये हमारा भारत है, उस पर एक लोकतांत्रिक व्यवहार को चलाने की कोशिश की। ठीक है। तीसरा यहाँ पे चैलेंज आता है, द थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली सम सेक्शंस। तीसरी चुनौती ये थी कि इतने बड़े भूभाग पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो पिछड़े हुए हैं, छोटी जाति के हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जिस भी वर्ग में आते हों, जिस भी कैटेगरी में आते हों, उच्च वर्ग में हो या निम्न वर्ग में हो, अमीर हो या गरीब हो, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। सबको एक वेल बीइंग सोसाइटी मिलनी चाहिए, यानी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर सबको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक ही वर्ग या एक ही सेक्शन को वो मौका मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो थे 3 मेन हमारे चैलेंजेस थे, जो हमारे नेशन बिल्डिंग में सबसे सामने आए, और हमने एक एक करके इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ा। तो बच्चों, आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई थिंक कि आपको पार्टीशन और आपको नेशन बिल्डिंग किस तरीके से हुआ और चैलेंजेस क्या था वो समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारे राष्ट्र को रिकॉग्नाइज किया गया, किस तरीके से राष्ट्र का निर्माण किया गया, एकीकरण किया गया। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हैव अ नाइस डे, गुड बाय। और एक बार मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और एक चीज़ और बच्चों की, आपको इस चैप्टर के नोट्स दोनों अवेलेबल होंगे, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में। तो आप डाउनलोड सेक्शन में जाके आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और इफ़ एनी डाउट, अगर कोई प्रॉब्लम है या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या कमेंट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे जीमेल अकाउंट पे मुझे कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।